Welcome to presentation on Parag Parikh Long-Term Equity Fund। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो अब हो जाएगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसके बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं। एक तो इसमें जो दो चीजें खास हैं, एक तो पराग पारिक म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी और थोड़ी जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो उनकी फ्लैगशिप स्कीम है उसकी जानकारी, और जो कन्वर्ट हो गया फ्लेक्सी कैप फंड हो जाएगा उसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है इसमें शेयर किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो शुरुआत करते हैं पीपीएफएस म्यूचुअल फंड, जो कि पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस म्यूचुअल फंड का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो वो पराग पारिक सिक्योरिटीज की स्थापना हुई थी 1983 में एज इक्विटी ब्रोकर हाउस विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाई पराग पारिक, जो 1954 से 2015 तक वो थे। और पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस वाज एस्टैब्लिश इन 1994, और इन्होंने म्यूचुअल फंड चालू किया मई 2013 में, और पहली जो स्कीम लॉन्च किया था वो पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 14 मई 2013 को लॉन्च किया था। आज की तारीख में इनका एम 5,757 करोड़ मल्टी कैप फंड का वैरायटी स्कीम था ये। उसके अलावा इनका एक स्कीम था पराग पारिक टैक्सेबल फंड, जो 24 जुलाई 2019 को लॉन्च किया, जिसका एयूएम जो है 85 करोड़ करीब, और ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है। और तीसरा स्कीम इनका पराग पारिक लिक्विड फंड, जो 11 मई 2018 को इन्होंने लॉन्च किया, उसका एम 1073 करोड़ लिक्विड फंड का है। आउट ऑफ 3 फंड स्कीम ऑफ दिस एएमसी, 1 इज रैंक 4 स्टार, अदर 2 आर नॉट रैंक्ड। तो ये उसके बारे में डिटेल है, जो इसके पराग पारिक की जो हिस्ट्री है, पराग पारिक सिक्योरिटीज लिमिटेड, और उसके बाद जो है इन्होंने ऑफिस वगैरह बनाया बांद्रा में, और उसके बाद जो है ये पराग पारिक एडवाइजरी सर्विस पीपीएफएस 94 में एस्टैब्लिश होगी। तो अभी हम देखते हैं, जब सेबी का जो कैटेगराइजेशन का सर्कुलर आया 6 अक्टूबर 2017 को, तो उसमें जो है कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम हुआ है 6 अक्टूबर 2017 को, जिसमें इक्विटी स्कीम को 10 प्रकार की स्कीम्स में बांटा गया, और बाकी डेट स्कीम 16 प्रकार की, और हाइब्रिड स्कीम 6 प्रकार की, सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम 2 प्रकार की, और अदर स्कीम 2 प्रकार की। तो ये होता था 6 अक्टूबर 2017 को। उसके बावजूद भी क्या हुआ कि जो मल्टी कैप फंड थे उनमें काफ़ी असेट एलोकेशन में गड़बड़ी पाई गई सेबी द्वारा, और सेबी ने फिर उसके बाद एक 11 सितंबर 2020 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें मल्टी कैप फंड के लिए डायरेक्टिव इशू किए गए कि आप अपना जो पोर्टफोलियो, जब आपका मैंडेट मल्टी कैप है तो आप ट्रू टू लेवल रहिए, और मल्टी कैप एसेट एलोकेशन में इस तरह से कीजिए कि 25% जो है लार्ज कैप में हो, 25% मिड कैप में हो, और 25% स्मॉल कैप में हो मिनिमम, और बाकी जो है आपका बाकी का 25% आप कहीं भी रख सकते हैं। इसके पहले जो था, जो मल्टी कैप एसेट एलोकेशन था, उसमें कुछ इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं था। केवल एक रेस्ट्रिक्शन था कि आपको 65% इक्विटी में रखना है, और बाकी कहीं भी रख सकते हैं। तो इससे जो है सारे जो म्यूचुअल फंड हाउस थे, जो मल्टी कैप फंड ऑपरेट कर रहे थे, और इससे एसेट एलोकेशन ठीक से नहीं रख रहे थे, उनको परेशानी हुई। उन्होंने सेबी को रिप्रेजेंट किया। सेबी ने पहले उनको टाइम दिया, पहले सर्कुलर में उनको टाइम दिया था 31 जनवरी तक का, लेकिन बाद में 6 नवंबर को दूसरा सर्कुलर जारी करके एक और ऑप्शन दिया, और एक नया कैटेगरी जो फ्लेक्सी कैप फंड इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके जरिए कहा गया कि जो मल्टी कैप फंड चाहें और फ्लेक्सी कैप बनना चाहें तो वो अपना फ्लेक्सी कैप फंड में इसमें आ सकते हैं, और जो भी ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करने के बाद। तो ये जो प्रोसेस जो पकड़ में आए हैं, तो इस तरह के जो फंड थे, जैसे एक्सिस मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप, स्टैंडर्ड मल्टी कैप, एचडीएफसी इक्विटी, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी, एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप, यूटीआई इक्विटी, निप्पन इंडिया मल्टी कैप, इनका पोर्टफोलियो का एवरेज मार्केट कैप जो है वो मतलब लार्ज कैप का जो होता है उससे काफ़ी डबल से भी ज़्यादा है। और नेट असेट यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका मतलब इनमें जो है स्मॉल कैप का
नहीं है, दे आर मोस्टली आर लार्ज कैप ओरिएंटेड। इस तरह का दूसरे पहले जो वीडियो हमने मल्टी कैप फंड का था उसमें भी स्पेसिफाई किया गया था, कुछ कुछ फंड जो है 80% से ज़्यादा अपना असेट जो है लार्ज कैप में रखे हुए हैं। तो अभी और उसके अलावा दूसरी भी एक्सट्रीम थी, कुछ जो है मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ ओरिएंटेड थे, कुछ एकदम लार्ज कैप की तरफ रिलेटेड थे। तो उनमें डिसिप्लिन लाने के लिए ये सर्कुलर लाया गया। तो अभी जो है इसमें धीरे-धीरे ये जो ऑप्शन दिया गया था उसको एक्सरसाइज करने लगे फंड हाउस। डीएसपी ने जो 28 जनवरी डिक्लेयर कर दिया डेट कि वो 28 जनवरी तक जो अपना डीएसपी इक्विटी फंड है उसको फ्लेक्सी कैप फंड में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सिस ने भी डिक्लेयर कर दिया 31 जनवरी की डिक्लेयर कर देंगे। पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में भी स्टेटमेंट जारी हुआ, मगर उसमें अभी डेट और मॉडलिटीज डिटेल्स नहीं जारी किया है। कोटक ने भी ये अपना स्टेटमेंट दिया है। तो ये जो फ्लेक्सी कैप बनेंगे उसमें अभी तक जो एक आपकी एनएफओ आई है, रिलायंस पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड, तो उसमें जो एसेट एलोकेशन दिया हुआ है मोटा मोटी एक्सिस ने भी वही एसेट एलोकेशन प्रपोज किया है, जिसमें 65 to 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट में होगा, और जो कि पहले 80 से 100% था। और मैक्सिमम जो है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 35% होगा, और जो है रीट और इनविट में 10% होगा। तो डीएसपी इक्विटी फंड के लिए ये जारी किया है उन्होंने 90, इसमें जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी डीएसपी इक्विटी फंड उसमें 90 to 100% जो है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, और 0 से 10% डेट में था। तो वो जो है अभी 65 to 100 और 0 to 35 कर दिया गया। इसमें रीट वगैरह की कोई चर्चा नहीं है, तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो मल्टी कैप जो सर्कुलर में था वो 65% वाला, वो 75% टोटल एसेट इक्विटी में होना है, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होना है, और 25% ईच इन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक होना है। ये मल्टी कैप का रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई किया था सेबी के सर्कुलर में। तो फ्लेक्सी कैप में क्या किया है कि आपका इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड में 65% टोटल एसेट होना, बाकी आपका जो वो इट कैन बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जैसा आपका मर्जी कर सकते हैं, और मिनिमम 65% होना जरूरी है। बाकी जो भी है दूसरी जो भी कानून है उनके हिसाब से आप डेट, मनी मार्केट या रीट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। तो मल्टी कैप से फ्लेक्सी कैप में हो जाने से काफी सारा जो मल्टी कैप में अभी कंसंट्रेशन स्कीम का है, इसमें देखते हैं 35 स्कीम मल्टी कैप की जो इन ऑपरेशन है, जिनमें 1,45,000 करोड़ AUM था सितंबर एंड में। तो उनका काफी सारा हिस्सा फ्लेक्सी कैप में चला जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी जो स्कीम मल्टी कैप में है। और उसमें क्या होगा कि कुछ फंड जो है एग्जिस्टिंग मल्टी कैप स्कीम को फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट करके फिर मल्टी कैप में नया फंड लॉन्च कर सकते हैं, या फिर कुछ जो मल्टी कैप में कंटिन्यू करेंगे वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में नया फंड लॉन्च कर सकते हैं। जैसा कि रिलायंस ने पैसिव मल्टी कैप फंड एक लॉन्च किया है स्पेशल कैटेगरी में, तो वो जरूर वो FOF है, वो अलग बात है, बट वो फ्लेक्सी कैप फंड है। और एक जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर आप देखते हैं, जो मल्टी कैप में था फ्लेक्सी कैप में भी वो रहेगा। तो वो जो आप जब भी परफॉर्मेंस किसी भी फंड की कंपेयर करते हैं तो उसके लिए आपको एक आइडेंटिफाइबल बेंचमार्क होना चाहिए, और उसी के हिसाब से उनकी रेटिंग वगैरह बाकी सब चीजें जानकारी आपको मिलती है। तो जब आप लार्ज कैप फंड देखते हैं तो निफ्टी 100 TRI जो है उनका एक मतलब ऑब्वियस सा बेंचमार्क मिलता है, क्योंकि लार्ज कैप जो है टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करती है, और टॉप 100 कंपनी आर पार्ट ऑफ निफ्टी 100 TRI। तो उससे अगर बेंचमार्क से कंपेयर करता है तो आपका एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन होता है। सेकेंडली, लार्ज एंड मिड कैप का जो एक नेचुरल बेंचमार्क होता है वो होता है निफ्टी लार्ज कैप 250, या तो उसी का कॉरस्पॉन्डिंग BSE इंडेक्स होगा। मल्टी कैप के लिए क्या होता है कि ये निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स जो है उसका नेचुरल बेंचमार्क हो सकता है, और मिड कैप के लिए निफ्टी मिड कैप 150, स्मॉल कैप के लिए निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो इस तरह के नेचुरल से बेंचमार्क है। जो जब आप फ्लेक्सी कैप में अगर चले जाएंगे तो आप क्या कितना करेंगे, उसका क्या बेंचमार्क रखेंगे, तो उस तरह की थोड़ी सी क्लैरिटी जो है फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है या खराब हो रही है वो आपको पता लगेगा नहीं। तो फंड मैनेजर कितना रिटर्न दे रहा है
लेकिन रिटर्न को हमको हमेशा देखना है कि बेंचमार्क क्या है, कितना रिटर्न दिया और उसने कितना हमको अल्फा जनरेट करके दिया, जिसके लिए हम एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अदरवाइज हम लोग सीधे पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है अगर हमको अल्फा नहीं मिलता है। और अल्फा की सही जानकारी होने के लिए हमको क्या चाहिए कि एक जो बेंचमार्क है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए और वो कोरिलेटेड होना चाहिए फंड का जो पोर्टफोलियो के साथ में। पराग पारित म्यूचुअल फंड पीपीएफएस म्यूचुअल फंड के नाम से जो है उसका एयूएम 5064 करोड़, बहुत छोटा एक फंड है, उससे छोटे भी हैं मगर ये छोटा के साथ में खाली बहुत खराब इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इनके पास सिर्फ 3 फंड हैं और इनकी एग्जिस्टेंस 2013 में शुरू किए और 7 साल में इन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत सारे फंड लॉन्च कर दिए और जो मैनेज ठीक से नहीं किया। इन्होंने 3 फंड लॉन्च किए और तीनों फंड बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलेगा, कंपेरेटिव परफॉर्मेंस इन दी कैटेगरी ऑफ दैट फंड। पराग पारिक म्यूचुअल फंड की जो फ्लैगशिप स्कीम है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसको ये फ्लेक्सी कैप फंड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, वो मल्टी कैप स्कीम है। पहले उसका नाम वैल्यू फंड होता था। सो अब जब ये सेबी की क्लासिफिकेशन आई तो इन्होंने वैल्यू से मल्टी कैप में कैटेगरी में आ गए। और उसमें क्या है, इन्होंने खास तौर से क्या किया हुआ है कि अप टू 65%, मिनिमम 65% तो इक्विटी में, इंडियन लिस्टेड इक्विटी में रखना, क्योंकि इंडियन लिस्टेड इक्विटी का टैक्सेशन का बेनिफिट इन्वेस्टर्स को देना। उसके अलावा जो बाकी 35 है, इनका मैंडेट है दे कैन इन्वेस्ट इन ओवरसीज इक्विटी। तो नवंबर की जो इनकी ये है असेट एलोकेशन, उसमें 28.79% जो है फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा मनी मार्केट में है और फॉरेन करेंसी एक्सपोजर को इसलिए ये लोग हैज करके रखते हैं। और एक अच्छी बात जो इसकी ये है कि 171 करोड़ जो है नवंबर की जो फैक्टशीट के हिसाब से 171.41 करोड़ जो है करंट कॉर्प्स का, इट इज ओन्ड बाय इनसाइडर। तो जो एक बात करते हैं कि सेबी के भी, या ये मतलब एक बहुत अच्छी बात है, स्किन इन द गेम, जो अपना ये लोग पैसा भी उसमें लगाए हुए हैं। काफी छोटा अमाउंट नहीं है, 171 करोड़ बड़ा अमाउंट है। और इसमें ये है कि जो चाहते हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और बाकी तो रेस्ट्रिक्शन सेक्टर का तो नहीं है, मार्केट कैप का, ज्योग्राफी का रेस्ट्रिक्शन नहीं होने से फंड मैनेजर बहुत अच्छा मैनेज कर पाएगा, इसके लिए चेंज करना चाह रहे हैं। और इस स्कीम जो है ये 5 साल से लंबे समय के लिए, ट्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इनको बोलते हैं, उनको मिनिमम 5 साल। उसके लिए क्या किया इन्होंने कि 2 साल तक के लिए इन्होंने एग्जिट लोड भी लगाया हुआ है। 1 साल तक विद इन 1 ईयर आप एग्जिट करेंगे तो 2% एग्जिट लोड लगेगा, और विद इन 1 ईयर से 2 साल के बीच में करेंगे तो आपको 1% लगेगा, और 2 साल से ज्यादा की बात करेंगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इन्होंने बहुत अच्छा अल्फा जनरेट किया। मगर यहाँ पे बात जो है थोड़ा सा फंस जाती है। फंस क्यों जाती है? क्योंकि जो इनका बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 टीआरआई है, और जबकि इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं ओवरसीज अप टू 35%। अगर आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो निफ्टी 500 में ओवरसीज स्टॉक का तो कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं। तो जो आपका अल्फा आ रहा, जो दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली आपका स्कीम का अल्फा करेक्ट तरीके से नहीं बोला जा सकता। अगर इन्वेस्टर को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है तो तब तो ठीक है कि आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिल रहा है और सभी कंपेरेटिवली, लेकिन ये एप्पल से एप्पल कंपैरिजन नहीं है। ये इसका थोड़ा सा जो कमी हमको नजर आया है। निफ्टी 500 टीआरआई आप रख रहे हैं और 35% आप फॉरेन में लगा है, तो आपका कुछ ब्लेंडेड इंडेक्स कुछ रखना चाहिएगा, जिसमें S&P 500 जो आपका 30% या 35% आप फॉरेन में यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ वो बेंचमार्क का हिस्सा होना चाहिए। बाकी इनकी और डिटेल जब देखते हैं तो ये प्रपोज किया है कि ये जो है फ्लेक्सी कैप हो जाएगी, जो ओपन एंडेड डायनेमिक होगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगी फ्लेक्सी कैप बनने के बाद में। और फंड मैनेजर को वैल्यू अपॉर्चुनिटी जहां मिलेगी वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। तो बाकी जो है पोर्टफोलियो की प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस वगैरह वो सब सेम रहेंगी, कुछ अंतर नहीं होगा। ये सेक्टर अलोकेशन दिया हुआ है इसका जो पाई चार्ट में। उसके अलावा जो है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है 28.79%, 5 कंपनियों के अंदर, अल्फाबेट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, सुजुकी मोटर, एडीआर। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ ये पर्टिकुलर स्टॉक्स ये पिछले 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब 1 साल का जब अगर आप कुमुलेटिव परफॉर्मेंस मेजर करते हैं या कंपेयर करते हैं, तो आपका जो 1 साल का रिटर्न अगर बहुत अच्छा है तो पिछले सालों के रिटर्न को अफेक्ट करके वो सारा अच्छा हो जाता है। और जैसे वो मतलब
नहीं होने से उसका विपरीत जो है आपको परिणाम देखने को मिलता है। तो बीटा 0.77%, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टार्क रेशियो वगैरह सबको दिया हुआ है। पोर्टफोलियो टर्नओवर बहुत कम है इनका, कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है। और जो रिटर्न दिखा रहे हैं जो बेंचमार्क निफ्टी 500 के हिसाब से 12.98 से 17.6, और 10 के बजाय एक साल में जो 27% रिटर्न है, 6 में 14% 3 साल में, और 5 साल में 11 की बजाय 14% रिटर्न आता है। ये है नवंबर एंड तक की परफॉर्मेंस। और ये ग्राफ में दिया वही। और असेट एलोकेशन लार्ज कैप में 30% है, मिड कैप में 12%, स्मॉल कैप में 20% है, और जो बाहर का है उसको 32% इंक्लूड किया हुआ है, इंक्लूडिंग फॉरेन इक्विटी। पोर्टफोलियो टर्नओवर 6% है, कैटेगरी एवरेज उसकी 101% होता है, ज्यादा स्टेबल पोर्टफोलियो रखा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो भी कैटेगरी एवरेज से कम है, और फंड साइज है 5,757 करोड़, जो करीब 3.5% इस कैटेगरी का है। कैटेगरी का जो टोटल, तो आपने देखा कि 1,45,000 करोड़ टोटल इस कैटेगरी में है। तो ये ग्राफिकल फॉर्म में इनका एक साल का और सिंस इंसेप्शन जो है रिटर्न को दर्शाया गया है। उसके अलावा जब देखते हैं इनकी और जो स्कीम है, एक टैक्स पराग पारिक एज ए फंड हाउस को अगर आप देखेंगे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको दोनों चीज देखना पड़ेगा कि फंड हाउस की कैसी, बाकी कैसी परफॉर्मेंस स्कीम परफॉर्म करती है, और ये पर्टिकुलर स्कीम जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो कैसी की क्या परफॉर्मेंस है। तो टैक्सेबल फंड में एक्चुअली इनका क्या है कि एयूएम बहुत छोटा 85 करोड़ है, परफॉर्मेंस वाइज तो वो भी एक बहुत अच्छा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर वहां भी बहुत स्टेबल है, जबकि कैटेगरी में 132% है, इनका जो है 5% है। और फंड का जो है करीब 82-83% इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक में, 42% लार्ज कैप, 11% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में है। तो और इसके अलावा जो है इसका भी बेंचमार्क निफ्टी 500 है। और जो देखने में आ रहा है, इनकी तो खैर बहुत पुराना है नहीं है, क्यों इसके लिए, क्योंकि 29 नवंबर 2019 को ही चालू हुआ है। तो बेंचमार्क की जो रिटर्न है 13% है, फंड की रिटर्न जो है 21.86% है पिछले एक साल में। और इनके जो फंड की हम तुलना की है बाकी जो फंड कैटेगरी में है, मल्टी कैप फंड अगर आप देखेंगे तो 5 साल में पराग पारिक का जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, इतना छोटा फंड हाउस होने के बावजूद 5 साल में जो टॉप परफॉर्मर आता है, आज की तारीख जो 24 दिसंबर की जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उसमें आप देख लीजिए, तो जितने 17 फंड हमने मल्टी कैप कंपेयर किए, जिसमें पराग पारिक का 5 साल में जो हाईएस्ट रिटर्न आता है। अब कैसे आता है वो अगर छोड़ दें तो ये बेस्ट फंड है। और दूसरे जो इनके जो टैक्स सेविंग फंड है ईएलएसएस कैटेगरी में, जिसमें खाली एयूएम 85 करोड़ है, उसको तो एक साल पुराना, ज्यादा पुराना है नहीं, तो इसलिए उसका एक साल का ही कंपेरिजन किया परफॉर्मेंस। तो एक खाली फंड है जो बीओआई अक्सा, उसका इससे ज्यादा है एक साल में, और बाकी सबका रिटर्न कम ही है उससे। तो यहाँ भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया हुआ है, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस अच्छा है, बेंचमार्क के साथ परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो ये जानकारी है पराग पारिक म्यूचुअल फंड के बारे में जो आपसे शेयर किया गया इस वीडियो में। और ऐसा है कि जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल टाइप का कॉन्सेप्ट ये लोग अपनाता है। although Parag Parikh is no more, he expired in 2015, but a fund house is managing his legacy well. And आप अगर समझते हैं कि बेस्ट इन कैटेगरी एंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड अगर ये हैं, तो आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। फ्लेक्सी कैप के बाद क्या कंटूर चेंज होगा, उसमें कहना इनका है कि वो कुछ खास चेंज करने वाले नहीं है। तो उसमें जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। दोनों भी जो इनकी इक्विटी स्कीम है, डेट स्कीम की हम चर्चा नहीं करते। तो आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी यदि अच्छी लगी, समझ में आई, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो है इसके अलावा जो भी आपको हमारी वीडियो से संबंधित जानकारी ट्विटर में मिलेगी व्यूसांसी 2 के ऊपर। और अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड से निवेश संबंधित जानकारी हो, क्या कोई क्वेरी है, तो आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, आपको जरूर उसका अपना जो क्वेरी का सॉल्यूशन देने की हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी मच।